करवाना, जिससे आपकी बोन की एक्टिविटी बढ़ती है और बोन ऑस्टियोब्लास्ट होता है, बोन का फॉर्मेशन होता है देखो। अब देखिए इसके बाद में बात आती है कि ये सोर्सेज क्या है, कहाँ से अपन को विटामिन डी प्राप्त होता है। तो प्राप्त कहाँ से होता है आपको, नेचुरल सोर्स है इसका। तो सबसे बढ़िया कौन सा होता है आपका, सनलाइट। सनलाइट, सनलाइट से नेचुरल। अब यदि किसी को सनलाइट से नहीं ले रहा है तो इसका एनिमल सोर्स भी होते हैं, जैसे आपका एग है, मिल्क है, आपका बटर है, इन सब में थोड़ा बहुत पाया जाता है। इसके बाद में इसकी बात आती है कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है। तो डेफिशिएंसी से 2 डिजीज होती है, आपने पढ़ा होगा पहले भी, एक होता है रिकेट्स और एक होता है ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स बच्चों में पाया जाता है, बच्चों में 6 से 2 ईयर्स तक बच्चों में पाया जाता है। रिकेट्स आपने देखा होगा, रिकेट्स का सबसे बढ़िया साइन होता है क्रेनियोटोबस। क्रेनियोटोबस का बच्चा जन्मा, उसमें कैल्शियम एंड फास्फोरस की डेफिशिएंसी है, तो उसका स्कल सही नहीं बनेगा। क्रेनियोटोबस का मतलब क्या होता है, स्कल का फॉर्मेशन सही नहीं होना। क्रेनियोटोबस का मतलब होता है आपका इस बच्चे का स्कल का फॉर्मेशन सही नहीं होना, जिसे बोला जाता है क्रेनियोटोबस। दूसरा आपने देखा होगा उसकी लैग्स हो जाती है, वो करवट हो जाती है। लैग्स बच्चों की कैसी हो जाती है, आपने देखा होगा कि एक्सपीरियंस में देखो बच्चों की लेग्स क्या हो जाती है, करवट हो जाती है। करवट लेग्स देखने को मिलती है, पिजन चेस्ट देखने को मिलती है। सबसे बड़ा अंतर साइन होता है पिजन चेस्ट। क्या होता है, पिजन चेस्ट। पिजन चेस्ट देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, पिजन चेस्ट। देखो क्रेनियोटोबस बच्चे का स्कल का फॉर्मेशन नहीं होता है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है पिजन चेस्ट और करवट लेग। लेग उसकी कैसी होगी, करवट लेग होगी। चलेगा तो उसकी लेग कैसे देखने को मिलेगी आपको, करवट लेग देखने को मिलेगी। और लास्ट इसका साइन एक अच्छा साइन होता है, इसमें हाइपोकैल्सियम भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैल्सियम देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका कैल्शियम एंड फास्फोरस का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो हाइपोकैल्सियम देखने को मिलेगा। ये है रिकेट्स का साइन। इसके बाद में होता है दूसरा होता है ऑस्टियोमलेशिया। दूसरा क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया। एक होता है आपका रिकेट्स, दूसरा होता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया आपका अडल्ट में पाया जाता है। ऑस्टियोमलेशिया किस में पाया जाता है, अडल्ट में। ऑस्टियोमलेशिया का साइन होता है आपकी बोन होती है वो सॉफ्टिंग हो जाती है। बोन कैसे हो जाती है, सॉफ्टिंग। उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है आपकी बोन है, ये आपकी बोन है, इसकी बोन की डेंसिटी है। डेंसिटी का मतलब होता है इसका ये आयतन है, ये इसका लंबाई इतनी है और इसकी चौड़ाई इतनी होनी चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है ये बोन आपकी थिन होने लग जाती है, इजी इसमें फ्रैक्चर होने लग जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है आपका बोन में इजी फ्रैक्चर होता है। जब भी थोड़ी बहुत आप एक्टिविटी करोगे, कहीं गिर जाओगे तो आपकी बोन में क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोमलेशिया इसमें देखने को मिलेगा आपको अडल्ट में। अडल्ट में देखने को मिलेगा, इसमें आपकी बोन क्या हो जाएगी, सॉफ्ट। बोन क्या हो जाएगी, सॉफ्ट, जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा। आपकी बोन थिन हो जाएगी, इसकी जो डायमीटर होता है, इसकी जो डेंसिटी देखते हैं अपने बोन की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो बोन आपकी क्या हो जाएगी, फ्रैक्चर क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। ये 2 डिजीज देखने को मिलती है। और हाइपोकैल्सियम में देखने को मिलेगा, क्योंकि हाइपोकैल्सियम में आपका पीटीएस का बहुत बड़ा रोल होता है। आपका इंटेस्टाइन से कैल्शियम एंड फास्फोरस को रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। दूसरा आपका किडनी रीनल ट्यूबुल से कैल्शियम एंड फास्फोरस को रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। तीसरा आपका बोन का ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है आपका बोन का फॉर्मेशन होना। 2 तरह की एक्टिविटी होती है बोन में, एक होती है आपकी ऑस्टियोब्लास्ट। पूछा हुआ जिस तरह कई बार ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है आपका बोन का फॉर्मेशन होना, बोन का रीमॉडलिंग होना अपन बोला जाता है। एक होता है आपका ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियो क्या होता है, क्लास्ट। इसका मतलब होता है बोन का रिजॉर्प्शन होना। क्या होना, बोन का रिजॉर्प्शन होना। इसका मतलब होता है बोन का क्या होना, थिन होना, बोन का थिन होना, जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा बॉडी में 2 हार्मोन होते हैं, एक होता है पीटीएस, एक होता है कैल्सिटोनिन। पढ़ाया मैडम ने एंडो में। कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है, पीटीएस का काम होता है सीरम में कैल्शियम एंड फास्फोरस को बढ़ाना और कैल्सिटोनिन का डिक्रीज करना। दोनों का एंटागोनिस्ट काम होता है। आपका पीटीएस क्या करेगा, सीरम में कैल्शियम एंड फास्फोरस को बढ़ाएगा और कैल्सिटोनिन क्या करेगा, कम होगा। थायराइड ग्लैंड के पैराफोलिकुलर सेल सीक्रेशन होता है कैल्सिटोनिन का, ठीक है। वो क्या करता है, आपके कैल्सिटोनिन सीरम कैल्शियम एंड फास्फोरस क्या करता है, कम करता है। ये इसका है डेफिशिएंसी। इसके बाद में इसका आपका इंटरनेशनल यूनिट इसकी डोज की बात करते हैं आरडीए की। तो आरडीए अडल्ट में 100 इंटरनेशनल यूनिट की टैबलेट आती है, कैप्सूल देता है विटामिन डी का। विटामिन डी का क्या देते हैं, D3। कैल्सिट्रोल उसमें 60 आता है। विटामिन डी का किसी का देखा होगा, किसी का डेफिशिएंसी होती है तो कैप्सूल देते हैं विटामिन D3 का। कैल्सिट्रोल वो दिया जाता है विटामिन D3। बाकी इसका सीरम कैल्शियम लेवल डेली चेक करवाया जाता है पीटीएस। जिसके किडनी डिजीज होती है, जिसके किडनी डिजीज होती है उसमें कैल्शियम की कमी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि किडनी डिजीज होती है तो यहाँ से अब्जॉर्प्शन नहीं होगा ना। देखो किडनी डिजीज होगी तो रीजन क्या होगा, कैल्शियम फास्फोरस होने का, क्योंकि रीनल ट्यूबुल से अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और अब्जॉर्प्शन नहीं होगा सीरम कैल्शियम लेवल और फास्फोरस लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंटेस्टाइनल में भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। देखिए आपका बोन में आपका कैल्शियम एंड फास्फोरस का 3 जगह अब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ का, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, बोन और बोन। तब देखा है बोन में सीरम कैल्शियम लेवल कितना होता है, इसलिए
पिछली क्लास में मैंने पढ़ा था, फंडा बताया था आपको। हाँ, 8 से 10 मिलीग्राम, 8 से कितना होता है, 8 से 10 मिलीग्राम पर डीएल आपका नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल होता है। और फॉस्फोरस लेवल कितना होता है, 2.5 टू 4.5 मिलीग्राम पर डीएल। ये आपका कितना होता है, फॉस्फोरस लेवल, नॉर्मल कैल्शियम एंड नॉर्मल फॉस्फोरस लेवल ये होता है। जो आपका ईटीएस विटामिन डी का इतना बड़ा रोल होता है, ये आपका था विटामिन डी। इधर देखिए, एक बार मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए आपके एपिडर्मिस ऑफ स्किन है, एपिडर्मिस है ऊपर वाली लेयर स्किन, इसमें आपका पाया जाता है 70 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। एपिडर्मिस की स्किन में क्या पाया जाता है आपका 70 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। अब ये सनलाइट के एक्सपोजर में आया, आप यहाँ से गए, तो आप एक्सपोजर हुआ आपका एपिडर्मिस का, किससे एक्सपोजर हुआ, सनलाइट से। सनलाइट से एक्सपोजर होते ही ये किसमें बदल गया आपका, कोलिकाल्सिफेरोल में। ये किसमें चेंज हो गया आपका, कोलिकाल्सिफेरोल। कोलिकाल्सिफेरोल विटामिन D3 का केमिकल नेम है, D2 का कोलिकाल्सिफेरोल और विटामिन D3 का कोलिकाल्सिफेरोल। अब ये लीवर में जाता है, लीवर में जाएगा, लीवर में 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, 25 हाइड्रोक्सिलेज, जो इसको कन्वर्ट करेगा 25 हाइड्रोक्सी कोलिकाल्सिफेरोल में। इसमें कन्वर्ट करेगा कोलिकाल्सिफेरोल। अब ये जाएगा किडनी में, किडनी में अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, जो इसको 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकाल्सिफेरोल में कन्वर्ट करेगा। और ये आपका होता है, इसका दूसरा नाम होता है आपका कैल्सिट्रोल, इसे बोला जाता है कैल्सिट्रोल। और कैल्सिट्रोल होती है आपकी विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म। वो कैल्सिट्रोल क्या होते हैं, विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म। इसका दूसरा नाम ये होता है, ये चेंज होता है कैल्सिट्रोल में, या ये दोनों एक ही है, जो आपका विटामिन डी का क्या है, एक्टिव फॉर्म। अब देखिए, अब एक्सपोजर, अब देखिए, अब जिस जो नहीं लेता है, सपोज तो सनलाइट से एक्सपोजर नहीं होता है,